दोस्तों, तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वांगलिंग आल हेवन स्टार सिस्टम आ चुका था। इस सिस्टम के डोंगलिंग प्लेनेट में वांगलिंग को जाना है, लेकिन वो जगह काफी जरा खतरनाक थी। इसलिए हम देखते हैं कि वांगलिंग अपना लेवल ब्रेक थ्रू करने के लिए यहाँ रानियन प्लेनेट आ जाता है, जहाँ वांगलिंग ने अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए खुद का नाम बदल दिया था। वो खुद को जुमू कहकर पुकारने लगा। साथ ही सर वो एक लो लेवल का कल्टिवेटर खुद को दिखा रहा है। इसके बाद वांगलिंग ने कल्टिवेशन के लिए एक रूम को रेंट पर लिया। साथ ही सर वांगलिंग को सेलेस्टियल क्रिस्टल चाहिए थे, जिसके लिए वो कुछ ट्रेजर्स को रिफाइन करके एक ट्रेजर हाउस जाता है। और वहाँ के एल्डर सन्निंग ने वांगलिंग के 2 ट्रेजर्स को खरीद लिए थे, लेकिन आखिरी ट्रेजर इतना सारा महंगा था कि उसके पास सेलेस्टियल क्रिस्टल्स नहीं बचे। इसके बाद वहाँ से जाते वक्त वांगलिंग की मुलाकात सनटाई से हो चुकी थी, जो कि वांगलिंग को अपने सामने देखकर काफी जरा खुश था। वो एक लंबे अरसे से यहाँ पर ट्रैप है। उसकी कल्टिवेशन कोलैप्स कर चुकी, इवन कि उसके पास जीने के लिए भी ज्यादा अरसा नहीं बचा था। वांगलिंग उससे वादा करता है कि अगर 20 साल बाद मैं इसी प्लेनेट पर हुआ तो मैं तुम्हें आखिरी अलविदा करने जरूर आऊंगा। दूसरी तरफ सनटाई भी वांगलिंग को सन्निंग से वार्न करता है कि वो बहुत ही ज्यादा लालची है। और सनटाई की वार्निंग बिल्कुल सही थी, क्योंकि रास्ते में हम देखते हैं कि वांगलिंग पर सन्निंग ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन वांगलिंग तो उसकी उम्मीद से काफी ज्यादा ताकतवर निकला। इसलिए वो दुम दबाकर अपने सन फैमिली के मेंशन की तरफ भागने लगा, जहाँ दूसरी तरफ वांगलिंग भी उसका पीछा नहीं छोड़ता और वो भी सन फैमिली के मेंशन के बाहर आ जाता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ वांगलिंग ने सन मेंशन के प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन बैरियर को तोड़ दिया था। फिर दूसरी तरफ चूंकि सन्निंग अपने सन फैमिली के मेंशन में है, इसलिए वो जोर जोर से हंसते हुए वांगलिंग से कहता है कि तुमने मेरे पीछे यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम यहाँ से नहीं बचोगे, क्योंकि उसे लग रहा था कि जल्दी उसके सन फैमिली के बाकी एल्डर्स भी यहाँ पर आते होंगे। वांगलिंग उसकी बातें सुनकर आराम से खड़े इंतजार कर रहा था। तभी अचानक वहाँ पर सन फैमिली के 3 एल्डर्स आ गए, जो कि आते हुए गुस्सा होकर कह रहे थे कि नौजवान लड़के, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सन फैमिली के एल्डर पर हमला करने की, और साथ ही साथ हमारे सन फैमिली के मेंशन के प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन बैरियर को ब्रेक करने की। यह इस एल्डर का नाम सन हुआंग था, जो कि वांगलिंग से कह रहा था कि अगर अभी तुम अपना हाथ तोड़कर घुटनों के बल बैठकर हमारे सामने भीख मांगो, तभी शायद हम तुम्हारी जान बख्श सकते हैं। और ये कहती वो फौरन से हवा में एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करके कई सारी चट्टानें वांगलिंग पर गिराने लगा था। वांगलिंग भी यहाँ पर फौरन से कोई रिएक्शन नहीं देता, बल्कि वो यहाँ पर आराम से कहता है कि मेरे यहाँ पर आने की वजह है सन्निंग के साथ की हुई एक ट्रांजैक्शन। मैं कुछ कीमती ट्रेजर और एक फ्लाइंग स्वॉर्ड सन्निंग के ट्रेजर हाउस में बेचने के लिए गया था, जहाँ सन्निंग ने मेरी फ्लाइंग स्वॉर्ड तो खरीद ली, लेकिन बाकी के ट्रेजर्स पर भी उसकी गंदी नजर पड़ चुकी थी। और जैसे ही मैं वहाँ से निकला, वो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गया और उसने मुझे मारने की कोशिश की, इसलिए मैं उसके पीछे यहाँ तक आया हूँ। अगर आप लोगों को मेरी बात का यकीन नहीं, तो अभी आप लोग सन्निंग के स्टोरेज बैग में मौजूद उस फ्लाइंग स्वॉर्ड को देख सकते हो। उस पर आप लोगों को मेरा मार्क दिख जाएगा। यहाँ वो एल्डर सन हुआंग अपने मन में कह रहा था कि ये लड़का वाकई सच कह रहा है, क्योंकि वो सन्निंग की स्टोरेज बैग के अंदर उस फ्लाइंग स्वॉर्ड को सेंस कर पा रहा है। लेकिन साथ ही साथ वो अपने मन में कह रहा था कि अगर हमने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया तो इससे हमारी सन फैमिली की बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। इस तरह से हम इस लड़के को अपनी फैमिली बदनाम करने नहीं दे सकते। यही सोचते हुए एल्डर सन हुआंग यहाँ वांगलिंग से कहता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने हमारे एक एल्डर की बेइज्जती की है, इसलिए हम तुम्हें ट्रैप करके बंदी बनाने वाले हैं। जब तुम्हारी फैमिली का एल्डर यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद हम तुम्हारी सजा की बात करेंगे कि तुम्हें जिंदा छोड़ना है या फिर जान से मारना है। जो बोलते वो तीनों एल्डर्स मिलकर यहाँ वांगलिंग की बॉडी के आसपास एक सीलिंग फॉर्मेशन क्रिएट कर देते हैं, जिस फॉर्मेशन के अंदर से हम देखते हैं कि बहुत सारी जंजीरें तेजी के साथ निकलते हुए बाहर की तरफ आने लगी, ताकि वो जंजीरें वांगलिंग को जकड़कर बंदी बना सके। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिंग भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। इन लोगों को तो मालूम ही कि वांगलिंग कितना सारा खतरनाक है। वांगलिंग ने तो अभी तक अपनी ट्रू स्ट्रेंथ दिखाई ही नहीं थी। वो बस सिर्फ अपनी 2 उंगलियों की पावर का इस्तेमाल करते हुए उन चेन्स को हवा में ब्लॉक कर चुका, जो देखकर तो वो तीनों ही एल्डर्स सरप्राइज हो गए थे। साथ ही साथ हम देखते हैं कि वांगलिंग कूल तरीके से अपना हाथ सामने की तरफ करते हुए फौरन से मुट्ठी बंद कर देता है, और वांगलिंग की इस छोटे से मूव में इतना सारा प्रेशर था कि वो सीलिंग फॉर्मेशन वहां पर चकनाचूर हो गई। इवन कि ये तीनों एल्डर्स भी इंजर्ड होते हुए पीछे की तरफ धकेले गए। दूसरी तरफ वांगलिंग गुस्सा होते हुए कहता है कि मेरे खिलाफ ऐसे एक्शन लेकर अब तो मुझे एक बात समझ आ गई कि सन फैमिली में मौजूद तुम सबके सब एक चोर हो, और चूंकि सब एक जैसे हो इसलिए तुम लोगों को पनिशमेंट देना तो बनता है। और ये कहती वांगलिंग ने यहाँ पर मौजूद हर एक छोटे बड़े एल्डर पर प्रेशर लगाना शुरू कर दिया, जहाँ वांगलिंग का ये प्रेशर इतना ज्यादा खतरनाक था कि कोई भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो रहा। सन्निंग तो पूरी तरीके से जमीन पर लग चुका था, जबकि ये तीनों एल्डर्स भी अपने घुटनों के बल आ चुके थे। इन तीनों एल्डर्स को ये नजारा देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। वो लोग हैरान होते हुए कह रहे थे कि आखिर ये मॉन्स्टर है कौन। इन तीनों को भी इस बात का एहसास हो गया था कि आज तो हमने गलत इंसान से पंगा ले लिया, अब हम तीनों नहीं बचने वाले। तभी अचानक वहाँ पर सन फैमिली की मेन ब्रांच का एक दूसरा मैसेंजर आ जाता है, जो कि वांगलिंग से कहता है कि प्लीज रुक जाइए। हेलो कल्टिवेटर, अपना गुस्सा शांत कर लीजिए। ये तीनों भी यहाँ पर उस मैसेंजर को देखकर कहते हैं कि ग्रेट एल्डर, थैंक गॉड आप यहाँ पर आ गए। वांगलिंग भी सामने की तरफ देखते हुए अपने मन में समझ आता है कि ये सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का कल्टिवेटर है, और इस एल्डर का नाम सन कीमिंग था, जिसे सन फैमिली के एंसेस्टर ने यहाँ पर भिजवाया। और वो वांगलिंग से कह रहा था कि फेलो कल्टिवेटर, मैं जानता हूँ कि हमारी सन फैमिली ने आपको गुस्सा दिलाया है, हमारी फैमिली ने आपके साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, और हम इसके लिए आपको
को कंपनसेट करने के लिए भी तैयार है। बस प्लीज आप शांत हो जाइए और हमारे जूनियर्स के लिए और मुश्किलें क्रिएट करना बंद करें। यहाँ सनलिंग को तो ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा रहा था, लेकिन आखिर वो कर भी क्या सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिंग ये ऑफर सुनने के बाद कहता है कि मुझे 2 लाख सेलेस्टियल जेड क्रिस्टल चाहिए। उसके बाद मैं इस मामले को यहीं पर छोड़ सकता हूँ, जिस पर हम देखते हैं कि वो सन किमिंग बिना सोचे समझे फौरन से हाँ कर देता है। उसे सोचने के लिए 1 सेकंड भी नहीं लिया, इसलिए हम देखते हैं कि वांगलिंग ने भी यहाँ पर सब पर अपना प्रेशर लगाना बंद कर दिया। दूसरी तरफ सन किमिंग वांगलिंग से कहता है कि ये 2 लाख सेलेस्टियल जेड क्रिस्टल हमारे इस ब्रांच के लिए बहुत ही ज्यादा है। हमें इतने सारे सेलेस्टियल जेड क्रिस्टल तो अपनी मेन फैमिली से मंगवाने होंगे, जिन्हें यहाँ तक आने में 3 दिन लग सकते हैं। तो सीनियर कल्टिवेटर, क्या आप तब तक हमें टाइम दे सकते हैं? वांगलिंग भी यहाँ पर उस आदमी की तरफ देखते हुए अपने मन में सोच रहा था कि ये आदमी मेरे ऑफर को सुनकर फौरन से एग्री कर गया, जैसे कि इसके क्लैन लीडर ने पहले ही इसे समझा दिया हो कि इसे मेरे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना, यानी कि ये लोग मुझे धोखा नहीं देने वाले। और हाँ, ये बात भी सच है कि इन लोगों के मन में जरूर कोई न कोई प्लान है, लेकिन वांगलिंग से ज्यादा बेहतरीन प्लान तो वैसे भी कोई नहीं बना सकता, इसलिए वांगलिंग को फिक्र नहीं थी और वो यहाँ से चला गया। जिसके जाते साथ ही हम देखते हैं कि वो तीनों एल्डर किसी के साथ मूव करते हुए सन किमिंग के पास आते हुए कहते हैं, क्या तुमने ये क्या कर दिया? 2 लाख सेलेस्टियल जेड क्रिस्टल, ये तो बहुत ही सारा है। इवन कि हमारे सन फैमिली की मेन ब्रांच के लिए भी इतने सारे सेलेस्टियल जेड क्रिस्टल देना कोई आसान बात नहीं होगी। जिस पर सन किमिंग यहाँ पर इस बात को रिवील करते हुए बताता है कि मुझे खुद एंसेस्टर ने यहाँ पर भिजवाया है और उन्होंने मुझे स्पेसिफिकली कहा था कि आदमी जो कुछ भी मांगे फौरन इसे दे दे। अगर ये इसके दुगने सेलेस्टियल जेड क्रिस्टल मांगता तब भी हम इसे देने से मना नहीं कर सकते थे। और साथ ही साथ एंसेस्टर ने हमें ये ऑर्डर भी दिया है कि कोई भी इस आदमी को अब दोबारा परेशान नहीं करेगा। आज के दिन यहाँ पर जो कुछ भी हुआ इस बारे में किसी और को मालूम नहीं होना चाहिए, और अगर किसी दूसरे बंदे ने दोबारा इस तरह की परेशानी हमारे लिए क्रिएट की तो उसको बड़ी से बड़ी सजा दी जाएगी। साथ ही साथ उसे फौरन सन फैमिली से निकाल दिया जाएगा। ये सब बोलते हुए सन किमिंग यहाँ सनलिंग के पास आ गया था, जहाँ वो उसके मुंह पर उल्टे हाथ की चमाट भी दे मारता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से वांगलिंग पर आ गया, जो कि हम देखते हैं कि कल्टिवेशन करने के लिए अपने रूम की तरफ जा रहा था। रास्ते में चलते हुए अपने मन में सोच रहा है, इस वक्त मेरे पास सिर्फ कुछ 1000 सेलेस्टियल जेड क्रिस्टल्स हैं, जिन्हें मुझे जल्दी से जल्दी रिफाइन करके अपने लेवल को ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करनी होगी, ताकि मैं असेंडेंट लेवल की मिड स्टेज में पहुंच सकूं। हालांकि ये काफी नहीं होंगे। वांगलिंग को जब वो 2 लाख सेलेस्टियल जेड क्रिस्टल मिल जाए तब शायद वांगलिंग अपना लेवल ब्रेक थ्रू कर पाए। ये सब सोचते वांगलिंग धीरे-धीरे अपने कल्टिवेशन चैम्बर की तरफ बढ़ रहा था, और जैसे ही वो कल्टिवेशन चैम्बर के बाहर पहुंचा तभी अचानक हम देखते हैं कि वहां बाहर मौजूद वो गार्डियन, जिसका नाम सनलिंग था। ये असल में एक लड़की है जिसने लड़के के कपड़े पहने हुए थे, और वो वांगलिंग को कहती है कि वहीं पर रुक जाओ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। ये सुनकर वांगलिंग अपने मन में सोचने लगा कि ये भी सन फैमिली का एक जूनियर है, अगर इसने कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं इस पर जरा भी रहम नहीं दिखाऊंगा और इसे फौरन जान से मार डालूंगा। ये सोचते वांगलिंग उसकी बात का इंतजार कर रहा था, तभी अचानक वो सनलिंग यहाँ पर वांगलिंग से कहती है, ये जूनियर, क्या तुम जानते भी हो कि कल्टिवेटर सबसे ज्यादा किस चीज की वैल्यू करते हैं? असल में वांगलिंग ने अपनी ट्रू कल्टिवेशन को छुपा कर रखा है, इसलिए किसी को भी मालूम नहीं। इस लड़की को भी लगता है कि शायद वांगलिंग काफी ज्यादा कमजोर है। वांगलिंग उसकी बात सुनकर सवाल करते हुए पूछता है कि आप ही बता दीजिए कि आखिर कल्टिवेटर किस चीज की वैल्यू करते हैं? जिस पर सनलिंग ने तो ज्ञान देना शुरू कर दिया था। वो कहती है कि ट्रू कल्टिवेटर हमेशा डिसिप्लिन की, मेहनत की कदर करते हैं, जिसकी तुम में कमी है। तुम्हें थोड़ी और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, और डिसिप्लिन होना तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। ये सुनकर तो वांगलिंग भी हक्का बक्का रह गया था। दूसरी तरफ सनलिंग इसी तरह से ज्ञान झाड़ते हुए कह रहा था कि तुम्हें भी इस तरह डिसिप्लिन के साथ मेहनत करनी चाहिए। अगर तुम भी डिसिप्लिन के साथ मेहनत करोगे तो एक दिन जरूर आएगा जिस दिन तुम अपनी स्पिरिट बना लोगे। सनलिंग बताता है कि मैं इस कल्टिवेशन चैम्बर का गार्डियन हूँ। मैंने यहाँ पर बहुत सारे नेंसियन सोल और सोल ट्रांसफॉर्मेशन के कल्टिवेटर्स देखे हैं, और तुम जैसा कामचोर कल्टिवेटर तो मैंने कभी नहीं देखा। तुम अच्छे से जानते हो कि दिन के टाइम स्पिरिचुअल एनर्जी ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी सुबह सुबह ही तुम टहलने के लिए निकल गए और बाहर आवारा गर्दियां कर रहे थे, जबकि तुम्हें यहीं पर रुककर कल्टिवेशन प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, ताकि तुम ज्यादा से ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी एब्सॉर्ब कर सको। सनलिंग इसी तरह से ज्ञान जा रहा था, और वांगलिंग भी खामोशी से उसका ज्ञान सुन रहा है। अंदर की तरफ यहाँ लिंजुआन को मजे आ रहे थे। वो अपना सर पकड़ते हुए कह रहा था कि वाओ, ये तो कमाल हो गया। ऐसा खूंखार आदमी जिसे मॉन्स्टर कहना सही रहेगा, क्योंकि वो किसी को भी मारने से पहले एक लम्हे के लिए नहीं सोचता। आज वो एक जूनियर के सामने खामोश खड़ा है, जबकि वो जूनियर उसे लेक्चर दे रहा है। इस तरह के मोमेंट्स तो हजारों साल में एक बार आता है। मुझे इस मोमेंट को हमेशा हमेशा अपनी मेमोरी में याद रखना होगा, क्योंकि ये कमाल का मोमेंट है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिंग भी एक अच्छे जूनियर की तरह उसे सीनियर बताते हुए कहता है कि सीनियर, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। सनलिंग वांगलिंग को बताता है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें कमजोर समझकर नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बल्कि तुम्हें इस बात को समझनी होगी कि ये कल्टिवेशन की दुनिया है, यहाँ पर सिर्फ ताकतवर लोगों की ही इज्जत होती है। तुम्हें कभी भी फ्यूचर में कल्टिवेशन के बारे में कोई भी सवाल हो तो तुम बिना झिझक के मेरे पास पूछने आ सकते हो। मैं तुम्हें गाइड करूंगा। जाकर कल्टिवेशन करना शुरू करो। याद रखना, कल्टिवेशन मेहनत और लगन से करना। डिसिप्लिन भी जरूरी है। अपनी बॉडी और माइंड को बिल्कुल भी लेजी होने मत देना। ये सब मुझे वो वांगलिंग से कहता है कि अब तुम जा सकते हो। लिंजुआन तो अंदर मन ही मन में खुश होकर हंस रहा था, जबकि बाहर की तरफ भी वांगलिंग को सनलिंग अच्छा लगता है। वो अपने मन में कह रहा था कि आदमी बेशक ज्यादा ताकतवर तो नहीं है,
है। लेकिन इस कल्टीवेशन की दुनिया में जहाँ सब लोग एक दूसरे को धोखा देने के लिए तैयार रहते हैं, इस तरह के लोग बहुत ही ज्यादा कम है जो वाकई में दिल के अच्छे और दूसरों की मदद करने की कोशिश करते हो। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ वांगलिंग अपने रूम में आ चुका था और वो कल्टीवेशन करने के लिए बैठकर फौरन अपने सारे के सारे जेड सेलेस्टियल क्रिस्टल बाहर निकाल लेता है, जिन्हें वांगलिंग ने रिफाइन करना शुरू कर दिया था। यहाँ पर रिफाइनिंग के प्रोसेस में 3 दिन लग जाते हैं। कल्टीवेशन करते करते वांगलिंग के सारे सेलेस्टियल जेड क्रिस्टल खत्म हो गए, लेकिन वांगलिंग का लेवल अभी भी ब्रेक थ्रू नहीं हुआ था। तो उल्टा वांगलिंग अपनी आंखें खोलते हुए परेशान होकर कहता है कि अगर सन फैमिली के वो 2 लाख सेलेस्टियल जेड क्रिस्टल आज के दिन आ भी गए और मैं उनका इस्तेमाल कर लूं, तब भी मेरे असेंडेंट के मिड स्टेज में पहुंचने का काम काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा। जब से मैं असेंडेंट लेवल में एंटर करा हूं, तब से अगले लेवल में जाने के लिए मुझे बहुत ही ज्यादा अमाउंट के सेलेस्टियल जेड क्रिस्टल्स की जरूरत पड़ रही है। आखिर इतने सारे सेलेस्टियल जेड क्रिस्टल मैं लाऊं कहां से, और ये तो कुछ भी नहीं। अभी तो मैं कल्टीवेशन के फर्स्ट स्टेप में हूं, अगर मैं कल्टीवेशन के सेकंड स्टेप पे पहुंच गया तो वहां पर जितने अमाउंट के सेलेस्टियल जेड क्रिस्टल्स की जरूरत पड़ेगी उनके बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। इवन की इमोर्टल रेल्म भी कोलैप्स कर चुका है, इतने सारे सेलेस्टियल जेड क्रिस्टल आखिर आएंगे कहां से? तो सब कहते हैं वांगलिंग खड़ा होकर सोचने लगा, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि सेकंड स्टेप कल्टीवेशन करने के लिए आपको सेलेस्टियल जेड क्रिस्टल की जरूरत पड़े ही ना, बल्कि वहां लेवल ब्रेक थ्रू करने के लिए शायद कोई दूसरा मेथड इस्तेमाल होता हो। वांगलिंग अभी ये सब सोच रहा था कि तभी अचानक बाहर से किसी की आवाज सुनाई थी जो कि कह रहा था कि सीनियर, मैं सन फैमिली का सन कीमिंग हूं, मैं आपसे मिलने की रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। ये सुनकर वांगलिंग ने अपने कमरे का दरवाजा खोल दिया और बाहर से सन कीमिंग एक स्टोरेज बैग के साथ फौरन से अंदर की तरफ आ जाता है, जिसे लाते हुए वांगलिंग के हवाले करते हुए कहता है कि ये वो 2 लाख सेलेस्टियल जेड क्रिस्टल है जो कि हमारी सन फैमिली ने आपके लिए भिजवा दिया, अगर आप चाहो तो आप इसे इंस्पेक्ट कर सकते हो। लेकिन वांगलिंग वो स्टोरेज बैग लेते हुए कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जबकि सन कीमिंग तो रुकने के बहाने ढूंढ रहा था। वो वांगलिंग से कहता है कि पिछली बार हम जल्दबाजी में मिले थे, मैं तो सीनियर का नाम भी नहीं पूछ पाया, जिस पर वांगलिंग अपना नाम ज़ूमू बताता है। ये सुनकर सन कीमिंग वांगलिंग से कहता है कि 7 दिन बाद यहाँ सिटी के हॉल में एक ऑक्शन होने वाला है जहाँ पर एक 8 ग्रेड की सूडो डिवाइन पिल भी होगी, जिसके बारे में सुनकर तो अंदर से वांगलिंग भी शॉक हो गया था, लेकिन वो सन कीमिंग को ऐसा नहीं दिखा था। क्योंकि सन कीमिंग उस ऑक्शन का टोकन निकालकर यहाँ वांगलिंग को देते हुए कहता है कि ये उस ऑक्शन का टोकन है। सन कीमिंग को लग रहा था कि शायद वांगलिंग तो फौरन से उस टोकन को ले लेगा, लेकिन वांगलिंग तो दूसरी तरफ गुस्से के साथ उसकी तरफ देख रहा है, जो देखकर तो सन कीमिंग डर से घबराने लगा, क्योंकि यहाँ आने से पहले उसने एंसेस्टर से बात की थी और ये सन फैमिली के एंसेस्टर की तरफ से एक चाल है जिन्होंने सन कीमिंग को यहाँ पर इस ऑक्शन के टोकन के साथ भिजवाया था। और उसने सन कीमिंग से कहा था कि तुम्हें इस लेवल 8 की सूडो डिवाइन पिल के बारे में जाकर उस आदमी को बताना है, क्योंकि हम उसका कल्टीवेशन लेवल नहीं देख सकते, तो इसलिए तुम्हें उसके चेहरे को नोट करना होगा। अगर इस पिल के बारे में सुनकर उस आदमी के चेहरे पर लालच आ गई तो हम समझ जाएंगे कि वो आदमी असेंडेंट लेवल का कल्टीवेटर है, क्योंकि ये लेवल 8 की सूडो डिवाइन पिल एक असेंडेंट लेवल के कल्टीवेटर को अपना लेवल ब्रेक थ्रू करने के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। असेंडेंट लेवल का कल्टीवेटर तो इस पिल के बारे में सुनते ही ललचा जाएगा, लेकिन अगर उसने जरा सा भी रिएक्शन नहीं दिया तो समझ जाना कि वो असेंडेंट लेवल से ऊपर का कल्टीवेटर है और अब हम उसे परेशान नहीं करेंगे। अपने सारे के सारे साथियों को वापस बुलवा लेना। सन कीमिंग के साथ सिटी के बाहर बाकी के लोग भी हमला करने के लिए तैयार खड़े हैं, पर चूंकि वांगलिंग ने लालच नहीं दिखाई, इसलिए सन कीमिंग को लग रहा था कि शायद वांगलिंग असेंडेंट स्टेज से ऊपर का कल्टीवेटर होगा। वांगलिंग अभी भी गुस्से में रिएक्ट कर रहा था, जहां वो सन कीमिंग के पास आते हुए कहता है कि अच्छा ठीक है, ये टोकन मुझे दे दो, तुम यहाँ से दफा हो जाओ और दोबारा इस तरह की कोशिश मत करना, क्योंकि वांगलिंग ने समझ गया था कि ये लोग उसके पावर लेवल को टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए सन कीमिंग यहाँ पर रुकने के बहाने ढूंढ रहा था। ये सुनने के बाद सन कीमिंग तो फौरन से टोकन देकर वहाँ से भाग गया, जबकि असल में दूसरी तरफ वांगलिंग इस टोकन को लेकर काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था, जिस टोकन को लेने के बाद हम देखते हैं कि वांगलिंग संटाई से मुलाकात करने के लिए रवाना हो जाता है, जहाँ संटाई के पास आकर वांगलिंग उसे बताने लगा कि कैसे सन फैमिली ने मुझे बाउही टावर ऑक्शन में बुलवाया है, लेकिन मुझे उनका ये एक्शन काफी अजीब लगा। जरूर कोई ना कोई तो बात है, मुझे लगता है कि किसी चीज से वो लोग काफी ज्यादा डर रहे हैं। संटाई ये सुनकर कहता है कि डर बल्कि वो खौफ में जी रहे हैं। ये बोलते ही संटाई ने कहानी के बारे में एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया था कि 4 साल पहले रनियन स्टार के तीनों मेन फैमिलीज के एंसेस्टर, जिनमें से रंसू, फेंग, सन सी, जाओ चुआन, इन तीनों ने मिलकर एक जख्मी कल्टीवेटर पर हमला कर दिया था, जिस कल्टीवेटर को इन लोगों ने जान से मार डाला और उस कल्टीवेटर के स्टोरेज बैग से इन लोगों को 5 लेवल 8 की सूडो डिवाइन पिल्स मिली थी, जिसे पाकर तो ये तीनों काफी ज्यादा खुश हो गए थे, लेकिन इन लोगों के चेहरे तब उतरे जब इन लोगों ने उस स्टोरेज बैग के अंदर 1000 इल्यूशन स्टार की हुआंग फैमिली का टोकन देखा, जिससे ये लोग समझ गए कि इन लोगों ने जिस बंदे को जान से मारा है वो हुआन फैमिली का है। वांगलिंग तो हुआन फैमिली के बारे में कुछ नहीं जानता था, इसलिए संटाई वांगलिंग को बताने लगा कि हुआन फैमिली 1000 इल्यूशन स्टार की एक बहुत ही ज्यादा खूंखार फैमिली है जो कि अपना बदला लेना नहीं बोलती। अगर हुआन फैमिली के एक भी बंदे को तुमने जान से मार डाला तो वो तुम्हारे पीछे आएंगे, वो तुम्हें तो जान से मार डालेंगे, इवन कि वो तुम्हारे क्लैन के किसी नौकर तक को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो पूरे के पूरे क्लैन और फैमिली को मिटा देते, इवन कि अगर उनके क्लैन का जो मेंबर मरा था उस मेंबर का कोई ट्रेजर किसी और बंदे के पास हो, तो जब तक वो ट्रेजर उस बंदे के पास
पास होगा तब तक खौफ उसके सर पर मंडराता रहेगा, जब तक हुआन फैमिली वाले आकर उसे जान से नहीं मार डालते। और चूंकि इन तीनों ने ये गलती की है तो वांग लिंग वो टोकन और वो सारे के सारे 500 पिल्स असल में एक डेथ वारंट है, जो कि जिसके पास भी होंगे उनके पीछे हुआन फैमिली आएगी और वो उन्हें जान से मार डालेगी। वांग लिंग तुम इनकी जाल में मत फंसना, क्योंकि अगर एक बार ये दाग तुम पर लग गया तो चाहे तुम जहाँ मर्जी भाग लो वो तुम्हारे पीछे आएंगे। इवन कि पिछले 4 साल से ये तीनों एंसेस्टर भी काफी ज्यादा डरे और घबराए हुए हैं, क्योंकि ये नहीं जानते कि किस दिन मौत इनको बुलाने के लिए आ जाएगी। हुआन फैमिली का कहर जरूर इन पर बरसेगा। वांग लिंग ये सब सुनकर जवाब देते हुए कहता है, अच्छा मैं सब कुछ समझ गया, ये लोग इस ऑक्शन की मदद से वो पिल मुझे देना चाहते हैं ताकि मैं भी इनके इस जुर्म में इनके साथ ट्रैप हो जाऊं और हुआन फैमिली का टारगेट बन जाऊं। फिर तो मुझे हर हाल में इन तीनों का साथ देना ही होगा। जिस पर सेंटाई वांग लिंग को बताता है कि हाँ तुम सही समझे, वो असल में अपनी सारी की सारी गलतियां अपना जुर्म तुम्हारे सर पर डालना चाहते हैं ताकि वो अपने प्लान को एक्सिक्यूट होने से बचा सके। इससे एटलीस्ट वो सारा के सारे इल्जाम तुम्हारे सर पर डालते हुए अपने प्लान को तो मरने से बचा लेंगे। वांग लिंग भी ये सब सुनकर हंसते हुए कहता है कि प्लान तो काफी अच्छा है, अगर उधार के नाइफ से खून करोगे वो चाकू जिसका भी होगा इल्जाम सारा के सारा उसी पर आएगा। ये बोलती वांग लिंग खड़ा होकर वहाँ से जाते हुए कहता है कि रन यू फेंग, सन जी और जाओ चुआन मेरा इंतजार करो। पीछे की तरफ सेंटाई यहाँ पर वांग लिंग से कहता है कि ये मामला बहुत ही सारा गहरा है, इसलिए इसमें फंस मत जाना। वांग लिंग जवाब देते हुए कहता है कि इस इंफॉर्मेशन के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही सर वो अपने मन में सोच रहा था कि एक लेवल 8 का सूडो डिवाइन पिल मेरे लिए होगा तो काफी सारा काम का, क्योंकि उसका इस्तेमाल करते हुए मैं आसानी के साथ असेंडेंट स्टेज के मिड लेवल में जा सकता हूँ। और वैसे ही मुझे डोंगलिंग स्टार में जाने से पहले अपने लेवल को ब्रेक थ्रू करना ही होगा, इसलिए मुझे वो पिल चाहिए। मैं जानता हूँ कि ये जाल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लेकिन इसमें इंटर होने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ 1000 इल्यूशन स्टार के मेन हुआन फैमिली पर आ जाता है, जहाँ पर हम हुआन फैमिली के लीडर को देखते हैं और वो यहाँ पर अपने एल्डर से सवाल करते पूछ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों है, 4 साल पहले हमारा एक क्लैन मेंबर मरा था और उसकी खबर तुम अभी मेरे पास लेकर आ रहे हो। जो सुनकर वो एल्डर जवाब देते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन हमारे हुआन फैमिली में बहुत ही सारे मेंबर्स हैं, क्योंकि 4 साल पहले वो गायब हुआ तो सिर्फ हमारे ब्रांच फैमिली का एक मेंबर था। क्योंकि इतने सारे लोग हैं इसलिए सब लोगों की इन्वेस्टिगेशन जल्दी से नहीं हो पाई। आज के दिन ही हम सारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर पाए, तो इसलिए मैं आपको रिपोर्ट करने के लिए आ गया। अब आप ही बताइए कि आखिर हमें इस बारे में क्या करना है। जो सुनकर हुआन फैमिली का लीडर जवाब देते हुए कहता है कि जैसा कि तुम जानते हो कि हम इस मामले को इग्नोर नहीं कर सकते। जो लोग भी इस मामले में मुलविस होंगे हम उन सबको जान से मार डालेंगे और उनके क्लैंस को मिटा देंगे। यहाँ एल्डर को ऑर्डर तो मिल चुका था, लेकिन लीडर उसे रोकते हुए कहता है कि तुम मत जाना, बल्कि हुआन मी को जाने दो, क्योंकि शायद इनकी क्लैन की कोई लड़की है और लीडर चाहता है कि वो लड़की क्लैन में थोड़ा अपना नाम बनाए। इसलिए वो अपने एल्डर से कह रहा था कि हुआन मी को वहाँ पर जाने दो, ये काम जब वो पूरा करेगी तो क्लैन में उसका नाम होगा और उसकी थोड़ी यहाँ पर अथॉरिटी बनेगी। जो सुनकर एल्डर जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है जैसा आप चाहे, अब मुझे यहाँ से चलने की इजाजत दीजिए। जिस पर लीडर ने उसे जाने की इजाजत दे दी थी और वो एल्डर वहाँ से जाने लगा। हमें जानने को मिलता है कि हुआन फैमिली के इस लीडर का नाम असल में हुआन वू किंग है, जो कि निर्वाणा स्काई रैम का कल्टीवेटर था, यानी कि वो ऐसे ही जितना पावरफुल है। और यहाँ इस एल्डर से हमें उस लड़की हुआन मी के बारे में भी जानने को मिलता है, जहाँ वो एल्डर अपने मन में सोच रहा था कि जब से हमारे लीडर उस लड़की को अपने साथ लेकर आए हैं तब से हमारे लीडर ने बाकी के क्लैन के मामलों को तो ऐसे इग्नोर करना शुरू कर दिया जैसे कि वो कुछ इंपॉर्टेंट ही नहीं और उस लड़की पर ही अपना सारा के सारा जान दे रहे हैं। इसी के साथ हमें 3 महीनों पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर हुआन वू किंग उस लड़की हुआन मी को अपने साथ लेकर आया हुआ था और वो यहाँ पर सारे के सारे क्लैन एल्डर्स के सामने ये खबर सुन लो, आज और अभी से हुआन मी हुआन वू किंग की आखिरी डिसाइपल है। और दोस्तों अगर आप लोग सही से देख पा रहे हो तो ये लड़की हुआन मी असल में कोई और नहीं बल्कि ल्यूमी है, वही लड़की जो कि सुजाको एम्परर की डिसाइपल थी और वांग लिंग की इसके साथ फाइट भी हुई थी, जो कि वांग लिंग के लाइफ एंड डेथ डोमेन को छीन कर अपने 1000 इल्यूशन डोमेन को कंप्लीट करना चाहती थी, लेकिन वांग लिंग ने उसे नीचे का डोमेन दे दिया, जिस वजह से उसे लास्ट डोमेन मिल जाता है। इसी वजह से सुजाको टॉम में ल्यूमी को वांग लिंग पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। यहाँ इस एल्डर को तो इस बारे में कुछ मालूम नहीं, लेकिन वो अपने मन में इस बात को लेकर गुस्सा हो रहा है कि आखिर हमारे लीडर ये सब कर क्यों रहे हैं। जब से उन्होंने इस आउटसाइडर को यहाँ पर लाया है तब से वो इस लड़की पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है, इवन कि वो अपनी कल्टिवेशन को भी डैमेज कर रहे हैं ताकि वो ब्लड एक्सचेंज ग्रेट आर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इस ल्यूमी का ब्लड लाइन चेंज कर सके और उससे भी हुआन फैमिली का ब्लड लाइन मिल जाए। और अब तो हद ही हो गई है, लीडर चाहता है कि हुआन मी की क्लैन में थोड़ी अथॉरिटी भी बन जाए। इससे तो यही साबित होता है कि लीडर का फ्यूचर प्लान ही है कि वो हुआन फैमिली को इस लड़की हुआन मी के हाथों में छोड़ देंगे। तो सब बोलते हुए एल्डर यहाँ इस बारे में हुआन मी को रिपोर्ट कर देता है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर मिस हुआन मी पर आ गया, जो कि असल में कोई और नहीं बल्कि ल्यूमी ही है और उसने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे और मैं आप लोगों की आसानी के लिए इसे मिस ल्यूमी ही कहकर पुकारूंगा। हम देखते हैं कि मिस ल्यूमी यहाँ पर अपने एक सर्वेंट को बुलवाती है जिसका नाम हुआन डोंग था और मिस ल्यूमी उससे कहती है कि तुम असेंडेंट लेवल के मिड स्टेज की कल्टीवेटर हो। मास्टर ने मुझे जो रानियन स्टार पर ये मिशन दिया है वो है तो काफी ज्यादा छोटा और ये इस क्लैन की जिम्मेदारियां संभालने के लिए मेरा सबसे पहला मिशन है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम वहाँ पर जाकर इस मिशन को पूरा करो और कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हुआन डोंग भी खुद पर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट था क्योंकि वो असेंडेंट के मिड स्टेज के कल्टीवेटर है, इसलिए वो मिस ल्यूमी से कहता है कि आप फिक्र ना करें, रानियन स्टार वाले वो सारे लोग काफी ज्यादा कमजोर है, मैं वहाँ पर खून की नदियां बहा दूंगा, आपकी रेपुटेशन में ऐसी बनाऊंगा कि लोग दूर दूर तक आपका नाम सुनकर खौफ से कांपने लगे। ये सब सुनकर मिस ल्यूमी भी यहाँ पर हुआन डोंग की तरफ
देख रही थी और वो उस पर चार्म इफेक्ट इस्तेमाल कर रही है, इसलिए हुआनडोंग को मिस ल्यूमी पर बहुत ही ज्यादा प्यार आ रहा था। वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, चाहे फिर उसकी जान ही क्यों न चली जाए। मिस ल्यूमी हुआनडोंग से कहती है कि ठीक है, फिर जाओ और अपना मिशन पूरा करो। ये सुनकर हुआनडोंग वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोच रहा था कि मुझे इस मिशन को काफी खूबसूरती के साथ कंप्लीट करना होगा ताकि मैं मिस ल्यूमी का दिल जीत सकूं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ सन फैमिली के एंसेस्टर सन जी पर आ जाता है, जो कि बैठकर कल्टिवेशन कर रहा था और उससे मिलने के लिए जाओ जुआन आ जाता है, जो कि सन जी से कह रहा था कि कुछ दिनों पहले हमें हमारे जूनियर से एक उड़ती हुई खबर मिली थी कि ये जो बंदा ज़ूमू है ये थंडर इमोर्टल हाल का एक मैसेंजर है। साथ ही साथ इस बंदे का डोंगलिंग स्टार से भी कोई न कोई कनेक्शन है, जिससे साबित होता है कि ये बंदा काफी ज्यादा ताकतवर होगा। और इसलिए मुझे डर है कि ऑलरेडी इस बंदे को हमारे इरादों के बारे में भी अंदाजा हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि वो ऑक्शन के लिए आने वाला है। ये सुनकर सन जी जवाब देते हुए कहता है कि हेवन एंड अर्थ में लेवल 8 की ये सूडो डिवाइन पिल बहुत ही ज्यादा कीमती होती है। कोई भी इस पिल के लिए पागल हो सकता है। बेशक इस आदमी ने रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन उसने टोकन ले लिया है। मुझे लगता है कि ये ऑक्शन में जरूर आएगा। यहाँ जब वो ये सब कह रहा था तभी अचानक वहाँ रान फैमिली का एसेसिन रानसू फेंग भी आ जाता है, जिसे देखकर सन जी कहता है कि हमें कुछ भी करके उस ऑक्शन में एक असली लेवल 8 की सूडो डिवाइन पिल रखनी होगी जो हम उसके हाथों में पहुंचा सके। ये सब सुनकर रानसू फेंग कहता है कि हमारे जूनियर्स ने हमें बताया कि वो लड़का थंडर रैल्म का मैसेंजर है और साथ ही साथ उसका कनेक्शन डोंगलिंग स्टार से भी है, लेकिन इसका पुख्ता कोई सबूत नहीं। ये बात गलत भी हो सकती है। अगर ये बात गलत हुई तो इसका मतलब कि वो लड़का इतना भी सारा ताकतवर नहीं होगा और जब 1000 इल्यूशन स्टार के वन फैमिली वाले यहाँ पर हमारे शिकार करने के लिए आएंगे तब ये लड़का पूरी तरीके से नकारा होगा और हम तीनों जान से मारे जाएंगे, जिस पर जाओ जुआन भी एग्री करता था। इसलिए सन जी कहता है फिर हम एक टेस्ट लेंगे, मैं उसका टेस्ट लूंगा और उससे उसके पावर लेवल के बारे में अंदाजा लगा लूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ कल्टिवेशन चैम्बर पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सन जी पहुंच चुका था। सन जी की डिवाइन एनर्जी महसूस करके तो सनलिंग भी परेशान हो गई, क्योंकि वो यहाँ सन जी को पहचानती नहीं थी। वो सिर्फ सन जी की डिवाइन एबिलिटी को सेंस करके इतना समझ गई थी कि ये जरूर किसी न किसी फैमिली का लीडर होगा और अपनी ही सन फैमिली के लीडर को कभी वो देख नहीं पाई। इसका मतलब कि यानी वो बहुत ही ज्यादा कमजोर और लो रैंक की कल्टिवेटर है। दूसरी तरफ वांगलिंग ने भी सन जी की डिवाइन एनर्जी को सेंस कर लिया था और वो समझ गया था कि वो आ गया। इसलिए हम देखते हैं कि वांगलिंग अपने रूम से बाहर निकलकर धीरे-धीरे बाहर की तरफ आ रहा था, जिसे देखकर सन जी हवा में अपना पैर मारते हुए यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक जनरेट कर लेता है, जो वाटर अटैक तेजी से वांगलिंग की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन वांगलिंग भी अपनी बॉडी के आसपास बैरियर का इस्तेमाल करते हुए आसानी के साथ उस अटैक को कैंसिल आउट कर देता है। वांगलिंग की आंखों में सन जी का जरा भी खौफ नहीं था और वो धीरे-धीरे उसी की तरफ बढ़ता जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं सनलिंग फुर्र से वांगलिंग के सामने आते उसका रास्ता रोककर कहती है कि बाहर मत आओ, यकीनन ये आदमी तुम्हारे लिए आया है, ये तुम्हारे लिए परेशानी क्रिएट करना चाहता है, लेकिन ये कल्टिवेशन चैम्बर इसकी रखवाली की जिम्मेदारी मेरी है, इसलिए तुम्हारी हिफाजत करना भी मेरी जिम्मेदारी है, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगी। ये बोलती वो फुर्र से कल्टिवेशन चैम्बर के आसपास एक प्रोटेक्टिव बैरियर क्रिएट कर लेती है। दूसरी तरफ संजय भी ये देखकर हैरान हो गया था कि आखिर ये लड़की कर क्या रही है। ये बिल्कुल वही बात हो गई कि मेरी ही बिल्ली और मुझे ही मियाओ। वांगलिंग तो जानता है कि सनलिंग संजी का मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए वो सनलिंग से कहता है कि तुम उसकी कल्टिवेशन का मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन सनलिंग जवाब देती हुई कहती है कि मेरी फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, बस तुम अंदर जाओ। ये बोलती वो फुरन अपने पास से सन फैमिली का टोकन निकालते हुए संजी को दिखाते हुए कहती है कि सीनियर ये प्रॉपर्टी सन फैमिली को बिलोंग करती है। क्या मैं जान सकता हूँ कि सीनियर आखिर आप यहाँ पर क्यों आए हो? संजी थोड़ा बहुत सरप्राइज था। वो सनलिंग से सवाल करते हुए पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? इस पर वो जवाब देते हुए कहता है कि जूनियर का नाम सनलिंग है। ये सुनकर संजी उसे शाबाशी देते हुए कहता है कि तुम अपनी ड्यूटी काफी अच्छे से निभा रहे हो, लेकिन अब तुम्हें मेरे रास्ते से हट जाना चाहिए। जिस पर सनलिंग जवाब देते हुए कहती है कि जब तक ये लड़का यहाँ पर है तब तक उसकी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। ये बस सिर्फ एक और फॉर्मेशन लेवल का कल्टिवेटर है, आप इसे आखिर इस तरह से परेशान क्यों कर रहे हो? जिस पर तो संजी को गुस्सा आ गया और वो सनलिंग पर प्रेशर लगाना शुरू कर देता है। संजी की असली लेवल की कल्टिवेशन पावर देखकर तो सनलिंग भी पूरी तरीके से शॉक हो गई थी। वो थोड़ी बहुत घबराने लगी थी, मगर दूसरी तरफ वांगलिंग से ये सब देखा नहीं जाता और वो कहता है कि बस बहुत हुआ। ये कहती वांगलिंग फुर्र से सनलिंग के प्रोटेक्टिव बैरियर को तोड़ते हुए बाहर की तरफ आ गया, क्योंकि जैसे ही संजी के पास पहुंचा था तभी अचानक संजी यहाँ पर अपने साथ साथ वांगलिंग को लेकर यहाँ से टेलीपोर्ट कर जाता है। सनलिंग यहाँ पर वांगलिंग को गायब होते हुए देखकर कहती है कि अब ये लड़का नहीं बचेगा। पता नहीं आखिर इसने सीनियर को गुस्सा दिलाने के लिए क्या किया है, और अफसोस की बात कि मैं इससे ज्यादा उसके लिए कुछ कर भी नहीं सकती थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ वांगलिंग और संजी पर आ गया था, जो कि दोनों एक दूसरे के साथ बैटल लड़ रहे हैं। संजी यहाँ पर अपने वाटर पाइथन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कई सारे वाटर पाइथन क्रिएट करके वांगलिंग पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर वांगलिंग ने सिर्फ एक ही स्लैश अटैक में वो सारे के सारे वाटर पाइथन डिस्ट्रॉय कर दिए, जो देखकर संजी पहले से भी ज्यादा पावरफुल वाटर टोर्नेडो टेक्निक को क्रिएट कर लेता है। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब वांगलिंग ने भी बहुत सह लिया था। वो भी फुर्र से अपने एंशिएंट थंडर ड्रैगन की पावर को एक्टिवेट करते हुए उसे बाहर की तरफ समन कर लेता है और हम देखते हैं कि उस ड्रैगन की वजह से यहाँ वांगलिंग की बॉडी के आसपास भी एक बहुत बड़ा वाटर टोर्नेडो क्रिएट हो जाता है, जिसके अंदर थंडर की भी पावर है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। वांगलिंग यहाँ पे थंडर ड्रैगन को फुर्र से संजी की तरफ भेज देता है, जहाँ पर उस अटैक के कारण संजी हिट होते हुए पीछे की तरफ आ गिरा, जहाँ
संसी अपने मन में कह रहा था कि ये वाकई में बहुत ही जरा खतरनाक कल्टिवेटर है। मुझे इस बात का यकीन हो गया, अगर ये हमारे प्लान में शामिल हो जाता है तो ये आसानी के साथ रननियल स्टार को इस बड़ी से मुश्किल से बचा लेगा। तो सब सोचने के बाद संसी शांत होते हुए यहाँ पर वांगलिंग से कहता है कि सीनियर, मैं हूँ संसी, मुझे माफ करना, मेरा आपको नुकसान पहुँचाने का कोई भी इरादा नहीं था। प्लीज आप गुस्सा ना हो। कुछ दिन पहले आपने हमारे सन फैमिली के कुछ जूनियर डिसाइपल को आउटर स्पेस में बचाया था। मैं उसी बारे में आपसे बात करने आया हूँ, जिसके लिए मैं आपको एक छोटा सा तोहफा भी पेश करना चाहूंगा। ये कहती वो अपने पास से एक स्टोरेज बैग निकालकर वांगलिंग की तरफ भिजवा चुका। यहाँ वांगलिंग उस स्टोरेज बैग को रखते हुए अपने पावर्स डीएक्टिवेट करते हुए कहता है कि बस वो तो एक मामूली सी बात थी। तो सुनकर संसी कहता है कि चलो ये तो अच्छा हो गया, वैसे भी अब ऑक्शन का टाइम हो चुका है, क्यों ना हम दोनों मिलकर बाहुली टावर एक साथ ऑक्शन देखने के लिए जाएं। मुझे पूरा यकीन है कि इस ऑक्शन में आपको काफी जरा कीमती चीजें मिल सकती है। जो सुनकर वांगलिंग भी इसके लिए एग्री हो गया और हम देखते हैं कि ये दोनों ही बाहुली टावर की तरफ आ जाते हैं, जहाँ पर सन किमिंग, सन टाई और बाकी के सन फैमिली के एल्डर्स भी पहले से इनका इंतजार कर रहे थे और वे इन्हें देखते ही फौरन से ग्रीट करते हैं। जबकि सन टाई वांगलिंग को देखते हुए अपने मन में कह रहा था, क्योंकि वांगलिंग को सब कुछ पहले से ही मालूम हो चुका है, फिर भी आखिर ये यहाँ पर क्यों आया, आखिर वांगलिंग खुद को इस तरह से रिस्क में क्यों डाल रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑक्शन हाउस में सनफिंग भी पहले से मौजूद था, जो कि वांगलिंग को यहाँ लीडर के साथ देखकर हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये लड़का है कौन, जो कि इतनी जल्दी हमारे सन फैमिली के लीडर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिंग और संसी दोनों एक टेबल पर आकर बैठ चुके थे, जहाँ संसी वांगलिंग से कह रहा था कि ज़ूमो, आज के इस ऑक्शन की सबसे ज्यादा स्पेशल आइटम है एक लेवल 8 की सूडो डिवाइन पिल, जिसके ओरिजिन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। असल में ये पिल रननियल स्टार की नहीं है। जिस पर वांगलिंग यहाँ पर संसी को रोकते हुए कहता है कि मुझे कहानियां सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं। इस पर संसी कहता है कि हाँ, मैं भी इस बात को अच्छे से समझता हूँ, लेकिन मैं असल में ये कहानी इसलिए आपको बता रहा था क्योंकि आप काफी सारे समझदार इंसान हो और मुझे लगता है कि आपके दिल में शायद कोई न कोई शक होगा इस पिल को लेकर, तो मैं उसे क्लियर कर देता। यहाँ पर नीचे की तरफ हम देखते हैं कि ऑक्शन में आखिरकार लेवल 8 की सूडो डिवाइन पिल सब लोगों के सामने ले आई गई थी, जो आज के इस ऑक्शन का फाइनल कीमती ट्रेजर था। हम देखते हैं कि वो होस्ट सब लोगों को बता रही थी कि ये लेवल 8 की सूडो डिवाइन पिल, इसमें इतनी ज्यादा खतरनाक इमोर्टल पावर है कि इसको अगर कोई असेंडेंट लेवल का कल्टिवेटर खा ले तो वो अपना लेवल ब्रेक थ्रू कर सकता है, और अगर असेंडेंट लेवल से नीचे के कल्टिवेटर ने इसे एब्सॉर्ब करने की कोशिश की तो उसकी बॉडी एक्सप्लोड करके फट जाएगी। तो चलो इसकी बिडिंग को शुरू करते हैं, जिसकी कीमत 10,000 जेड क्रिस्टल से शुरू होगी। मगर हम देखते हैं कि यहाँ पर मौजूद सारे के सारे कल्टिवेटर्स को पहले से ही सन फैमिली ने डराकर मना कर दिया था कि कोई भी दूसरा बंदा इस पिल के लिए बिडिंग नहीं करेगा, यानी कि ये जाल सिर्फ वांगलिंग के लिए बिछाया गया है। ऑक्शन होस्ट कई बार सवाल करके पूछती है कि क्या कोई इस पिल के लिए बिड करेगा, लेकिन कोई भी कीमत लगाने को तैयार नहीं था। चारों तरफ खामोशी फैल गई थी। संजी वांगलिंग की तरफ देख रहा था कि वांगलिंग आखिर कोई कीमत क्यों नहीं लगा रहा। पहले हमने इस पिल की कीमत बहुत ही कम रखवाई है, 10,000 सेलेस्टियल जेड क्रिस्टल। दूसरी तरफ वांगलिंग ने इन सब चीजों के बारे में अच्छे से समझता था और वो भी काफी ज्यादा चालाक है, इसलिए हम देखते हैं कि वांगलिंग यहाँ पर कहता है कि ठीक है, मैं बिड करने के लिए तैयार हूँ और मैं इसकी कीमत दूंगा 1 सेलेस्टियल जेड क्रिस्टल। सिर्फ 1 सेलेस्टियल जेड क्रिस्टल, अगर बेचना है तो बेचो, नहीं तो मुझे नहीं लेना। जिससे तो सबको शॉक कर दिया और यहाँ इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।